मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत लंबा गैप आया और मैंने आपसे वादा किया था कि पार्ट 3 जल्दी आएगा, लेकिन अच्छा खासा टाइम लग गया। बस क्या करें, कुछ ज़िंदगी के काम ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं। तो थोड़ा शायद ये भी है कि सबकी ही ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, शायद आप लोगों को भी मुझे फॉलो करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं जो व्यूज़ देख रही हूँ वो ज़रा रुक से गए थे। तो ऑब्वियसली जब मैं ही इतनी एक्टिव नहीं हूँ तो फिर मेरे देखने वाले कहाँ से एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब मैं दोबारा से एक्टिव हो गई हूँ और आ गई हूँ, और ज़िंदगी में मसरूफ़ियत तो चलती रहती है, लेकिन जो काम शुरू किया जाता है उसको तकमील तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। तो चलें जी, शुरू करते वहीं से जहाँ से हमने सिलसिले को छोड़ा था अधूरा। हमने पार्ट 2 के एंड में आपको बताया था कि जब सारे डायग्नोसिस के सिलसिले ख़त्म हो गए और जब फाइनली ये डिक्लेयर हो गया कि मुझे एक सिंगल कैंसर है और सिंगल कैंसर को ट्रीट करने की ज़रूरत है, तो फिर क्या हुआ। तो जनाब, उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि जिस वक्त रिपोर्ट्स मेरे पास पहुंच रही थी और जिस वक्त डिफरेंट टेस्ट हो रहे थे, तो बॉडी मेरी बहुत डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही थी। ये बताना यहाँ पे सिर्फ इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि जो भी लोग इस वक्त कैंसर से गुजर रहे हैं और जो कि कैंसर से गुजर चुके हैं और अभी एक रिकवरी पीरियड के अंदर है, उनको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये वो बीमारी है जो कि रंग भी बदलती है, अपने तरीक़े भी बदलती है। हर इंसान का डायग्नोसिस भी डिफरेंट होता है, ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है, और उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड भी डिफरेंट तरीके से करती है। डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरह जो मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही थी वो बहुत कंफ्यूजिंग आ रही थी। जिन वैल्यूज़ को या जिन नंबर्स को बढ़ना था वो कम आ रहे थे, जिनको कम आना था वो बढ़ रहे थे। तो एक और फिर ऐसा होता है ना कि हमारी सोसाइटी में जब इस तरह की कोई चीज़ किसी के साथ हो रही होती है तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं कि जी किसी ने जादू करा दिया होगा, किसी की नज़र लग गई होगी, या ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ही चीज़ें मेरे साथ भी थी। तो और फिर जब आपको पता होता है कि जी एक चीज़ इतनी इंटेंस हो गई है, तो उसमें फिर आप सर्वाइवल के डिफरेंट तरीक़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो झाड़ फूँक ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई जड़ी बूटी ही क्यों ना पीना हो। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कर रहे थे, लेकिन हाँ, जो सबका मुद्दा जो एक था वो एक यही था कि जो भी चीज़ है वो अल्लाह ताला ही के कंट्रोल में है और वही इसको ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा डायग्नोसिस के बाद जी ये सारी रिपोर्ट्स का सिलसिला चलता रहा। इन रिपोर्ट्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, हर चीज़ पढ़ लेती थी, अपनी रिपोर्ट्स पढ़ लेती थी, गूगल खोल लेती थी, तो बड़ा मेरे घर वाले जो है डांटा भी करते थे, और कभी कभी तो इंटरनेट भी ऑफ़ कर दिया जाता था सिर्फ इसलिए ताकि मैं ना पढ़ सकूँ, क्योंकि मैं पढ़ लेती थी। और उसके बाद जाहिर सी बात है, हमने डॉक्टरी तो नहीं की हुई है, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है, और जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ों का की समझ आ जाती है। मेरा पॉइंट पढ़ने का ये नहीं था कि मैं ये अंदाज़ा लगाना चाह रही थी कि मैं मर जाऊंगी कि ज़िंदा रहूंगी। मेरा पॉइंट ये था कि जब आपको पता होता है कि एक मेडिसिन से आपको ये होने वाला है, तो फिर आप अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे मेडिकल सिस्टम के अंदर कि ख़ास तौर पे कैंसर पेशेंट्स को सामने बिठाया जाता है, उनकी बीमारी उनको बताई जाती है, क्योंकि लड़ना हमने है, हमारे रिश्तेदारों ने नहीं लड़ना है कि कोई बहन माँ शौहर जाके पता कर ले कि जी आपको क्या है और उसके बाद दवाई खिलाना शुरू कर। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। क्योंकि मेरी सर्जरी होनी थी, और सर्जरी के लिए एक बॉडी को थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की ज़रूरत होती है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप सर्जरी के डिफरेंट मराहिल से गुजर सके। तो जो मैंने किया वो मैं आपको बता देती हूँ। सर्जरी से पहले 15 डेज़ मैंने अपने आप को हर तरह की हेल्दी चीज़ों से जोड़ दिया। जूसेस पिए, मैंने एग्स कंज्यूम करना शुरू किए, जो सपोर्टिव मेडिसिन डॉक्टर्स दे रहे थे, वाइटामिन थी जिसमें वो लिए,
सबसे ज़्यादा मैंने जो है वो कोकोनट वाटर जो है उसका इस्तेमाल शुरू किया। यानी मैंने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू किया उस आने वाली सर्जरी से, ताकि मेरे अंदर कमज़ोरी ना बैठ जाए। तो मैंने अपने ख़ास तौर पे शहतूत खाती थी, जो मुझे याद है, और बहुत सारी बादाम, पिस्ते, ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते थे वो मैं कंज्यूम करती थी। जंक से बिल्कुल दूर हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जंक आपका इम्यून सिस्टम और कम कर देता है। बहरहाल इसके बाद सर्जरी का सिलसिला हुआ। मज़े की बात यह है कि जब सर्जरी के लिए डॉक्टर मुझे लेकर जा रहे थे, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि अपनी गायनाकोलॉजिस्ट जो खालदा खानम थी उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि मेरे बचने के कितने चांसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी गट फीलिंग थी कि मुझे सिंगल कैंसर है, तो उन्होंने कहा कि जब तुम बाहर निकलोगी ना तो मुझसे पूछना कि तुम्हें वर्टिकल कट लगाया है कि तुम्हें हॉरिजॉन्टल कट लगाया है। दैट वाज माय फर्स्ट सर्जरी। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैं जब होश में आई और मैं गई किस तरह मैं मेरी फैमिली के साथ उस पर हॉस्पिटल के बेड पे बैठी हुई थी, और हम लोग लूडो खेल रहे थे, और पीछे से नर्स आती है और कहती है कि चलें जी, आपकी सर्जरी का टाइम हो गया। तो खैर हंसते हंसते फिर हम पहुंच गए जी सर्जरी रूम के अंदर। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो नर्स आई, जो सुबह का टाइम था, और सूरह रहमान चल रही थी टीवी पे, और मैं वो पढ़ भी रही थी साथ साथ, और मुस्तकिल मैं जो हूँ दुआ मांग रही थी अल्लाह ताला से कि जो भी हो मेरे हक़ में बेहतर हो, चाहे वो जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम आपको टेबल बायोप्सी करके देखेंगे कि आपको सिंगल कैंसर है कि डबल कैंसर है। खैर बहरहाल जब मैं होश में आई हूँ तो मैंने पूछा है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि नहीं, वर्टिकल नहीं, आपको हॉरिजॉन्टल कट लगा है। हॉरिजॉन्टल कट का मतलब था कि मैं बच गई हूँ। अगर वर्टिकल कट लगता तो इसका मतलब ये होता कि मेरी सारी इंटेस्टाइन, मेरा ईसोफिगस और ये सारा कुछ जो है वो उसमें कैंसर है, और वो निकाल दिया जाता, और मैं फिर मसनूई चीज़ों के ऊपर ज़िंदा रहती। लिहाजा मेरी फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा, मेरी बहनें रोने लग गईं, और सबको बहुत ज़्यादा एक वो वाली कैफियत थी कि अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है तो बंदा सोचता है कि अच्छा शायद इस तरह की कोई चीज़ है। खैर बहरहाल उसके बाद मुझे शिफ्ट किया गया सीसीयू में। सीसीयू में मैं वेंटिलेटर के ऊपर थी। मेरी चूँकि बहुत इंटेंस सर्जरी थी, तो उसमें मेरा पूरा अंदर का जो सिस्टम था उसको सुला दिया गया था। यानी मेरी जो मेरे हार्ट के पास भी जो है वो जो ईसीजी वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगे हुए थे। मेरी नोज़ के अंदर भी एनजी ट्यूब लगी हुई थी, और मेरे पेट से भी एक ट्यूब निकल रही थी। मेरे हाथ के पास भी इन्होंने ट्यूब डाला हुआ था, क्योंकि मेरी लंग बायोप्सी भी की थी उन लोगों ने। तो कहना ये है कि बहुत सारे पाइप्स थे जो कि मेरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से निकल रहे थे, और मैं फिर एक ऐसे रूम में शिफ्ट कर दी गई जहाँ एक मैं थी और एक और जो है खातून थी, और ये सीसीयू था, क्रिटिकल केयर यूनिट कहलाता है ये। और आगा खान की एक नर्स मुझे याद है वहाँ मेरे साथ थी। वो बेचारी इतनी शदीद ठंडक होती थी एसी की वजह से कि वो थर थर काँप रही होती थी, लेकिन सलाम है उन नर्सेस को कि जो मसीहाई उनके अंदर है वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। मेरी फैमिली आती थी, मुझे देखती थी और चली जाती थी, क्योंकि किसी को भी वहाँ रुकने की परमिशन नहीं थी। तो उस क्रिटिकल यूनिट में डॉक्टर जब मुझे विज़िट करने आई तो उसने मुझसे कहा कि ये जितने भी पाइप्स तुम देख रही हो जो तुम्हारी बॉडी से निकल रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो एनजी ट्यूब, बिकॉज जो एनजी ट्यूब होती है जो नाक से निकल रही होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही होती है आपको। तो मेरी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब तुमने अपने पूरी बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें हमने सुलाई हैं तुम्हारी सर्जरी करने के लिए, उसे तुम्हें जगाना पड़ेगा, और ये पाइप्स तुम खुद निकालोगी। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे अपने आप को उस वक्त क्योंकि शायद मुझे नहीं पता था कि मैं इस वक्त, मुझे खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बॉडी इस वक्त मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि जो देखने वाले थे वो कहते हैं कि दैट वाज अ मोस्ट हॉरिबल सिचुएशन, जिसमें एक बंदा बेड पे लेटा हुआ है और हर जिस्म के हर हिस्से से पाइप निकल रहे हैं, और वो जो है वो जो टंग 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 आपकी मशीन चल रही होती है, आपका स्क्रीन चल रहा होता है, उसके ऊपर आपका सब नज़र आ रहा होता है। तो
वो बड़ा एक हॉरेबल पार्ट था जो कि लोग मुझे बता रहे होते, मेरी फैमिली वाले। उस दिन मैंने अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ते हुए, यानी मैं मुस्तकिल लेटी होती थी, मैं मूवी नहीं कर सकती थी, लेट के मैं सिर्फ अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही होती थी, और मैंने अपने आप से, अपनी बॉडी से बात की और मैंने कहा कि मैं रोज़ाना, क्योंकि मुझे उस रूम से निकलना था, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक शौक था कि मैं उस रूम में हूँ जिसमें मेरी फैमिली का कोई बंदा नहीं है और मैं अकेली पड़ी हूँ। मैंने उस दिन अपने आप से कहा कि मैंने अपनी विल पावर को यूज़ करना है, मैंने निकलना है, ये सारे पाइप्स मैं निकालूंगी अपने जिस्म से। मतलब कोई कैसे मेरी बॉडी मेरी है, और क्या कहते हैं, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो कि डेडली हो। एक तो पहले मुझे ये था कि कैंसर मेरे जिस्म में क्यों है, दूसरा फिर मुझे ये था कि मैं अपने जिस्म से ये पाइप्स निकाल के छोड़ूंगी, और ऐसा ही हुआ। आप यकीन कीजिए, विदिन 4 डेज़ एक के बाद एक रोज़ाना डॉक्टर आती थी और एक पाइप निकल जाता था, दूसरा पाइप निकलता था, तीसरा पाइप निकलता था, और इस तरह मैं CCU से बाहर आ गई। डॉक्टर्स वॉज वेरी हैप्पी। मेरे हाथ में एपिड्यूरल दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेन किलर है, 1 से 10 तक आप इसको प्रेस करेंगे, आपको जब जब पेन होगा। पेन मुझे बहुत होता था, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उस वक्त पेन किलर का इस्तेमाल, देखिए ये बातें, मेरी स्टोरी आप लोगों को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई हमदर्दी समेटने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ लोगों को ये बताना कि कैसे इंसान किसी बीमारी से निकलता है। तो मैं चाहती तो पेन किलर मेरे हाथ में था। मुझे डॉक्टर ने कहा कि ये पेन किलर हम तुम्हारे हाथ में दे तो रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर तुम इसको इस्तेमाल ना करो। मुझे उस वक्त इनकी बात नहीं समझ में आई कि क्यों अच्छा होगा, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि अगर मैं वो पेन किलर के ऊपर डिपेंड करने लगती तो मेरी बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो सो जाता। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म ने जागना था, इसलिए डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं पेन किलर का कम इस्तेमाल करूँ। सो मैं उसको प्रेस ही नहीं करती थी, तो जो भी मुझे पेन होता था वो मैं बर्दाश्त करती थी, और मैं अपने अंदर ये एक पावर लेकर आती थी। फिर मुझे वो एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाते थे। वो एक बॉल थी जो कि आप मुंह में रख के उसको जो है फूंक मारते हैं तो वो ऊपर नीचे हवा में मूव करती है। उसमें क्योंकि आपकी जब सर्जरी हुई तो आपकी हर चीज़ सप्रेस कर दी गई, आपके लंग्स भी सप्रेस थे क्योंकि उसमें बायोप्सी हुई थी, ट्रू कट बायोप्सी हुई थी मेरी। तो जनाब वो बॉल जब मैं फूंक मारती थी तो यकीन करें कि ऐसा लगता था पूरी आंतें बाहर आ जाएंगी। लेकिन चूंकि मुझे जीना था अपनी फैमिली के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने लिए जीना था, लिहाजा मैंने अपने आप से बात की। और उस वक्त मैं एक ऐसे बबल के अंदर थी जिसमें सिर्फ मैं थी, मेरी बीमारी थी और मेरा जिस्म था, उसमें और कोई नहीं था। मेरी फैमिली नहीं थी, मेरे दोस्त नहीं थे, मेरा करियर नहीं था, मेरे पेट्स नहीं थे, कोई नहीं था, क्योंकि वो जंग मेरी थी, वो जंग मुझे लड़नी थी। तो उस जंग को मैंने किस तरह जीता। CCU से मैंने वो सारे पाइप्स अपने अंदर से निकाले, सिर्फ एक पाइप रह गया था, उसकी बड़ी मज़े की कहानी है, वो मैं आपको पार्ट 4 में सुनाऊंगी। तो वो करके फिर मैं अपने नॉर्मल रूम में शिफ्ट हो गई। ये थी मेरी पहली सर्जरी। इसी के 15 डेज़ के बाद मेरी दूसरी सर्जरी हुई थी। ये जो एक बहुत ज़्यादा क्या क्रिटिकल पार्ट था, वो ये वाला फेस था जिसमें कि मुझे जब मेरी बायोप्सी हुई, टेबल बायोप्सी, उसमें ये रिज़ल्ट आना था कि इनको कैंसर नहीं है, इनको सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है, इनको लोअर एब्डोमेन में कोई कैंसर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिटिकल यूनिट से बाहर निकल आई, मैं रूम में शिफ्ट हो गई और डॉक्टर्स वर वेरी हैप्पी। उनको खुश वो इस वजह से थे कि अपने सामने वो एक बंदी को इस फेज़ में देख रहे थे और अपने सामने उस बंदी की जंग देख रहे थे, अपने सामने वो देख रहे थे कि किस तरह मैं उनकी बातों पर अमल कर रही हूँ और किस तरीके से मैं अपनी विल पावर को इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ों से बाहर निकल रही हूँ। और जब एक सक्सेसफुल केस नज़र आ रहा होता है तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स खुश होते हैं, क्योंकि मैं मतलब बहुत मेरे लिए मेरे दिल से उन सब के लिए दुआ निकलती है। मैं मतलब कमाल नर्सिंग है आगा खान हॉस्पिटल की, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता, हो सकता लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो, लेकिन जो मैंने अपने साथ, मुझे एक छोटे बच्चे की तरह जिस तरह नर्सेस ने डील किया है, ट्रीट किया है, दैट वाज सो अमेजिंग। और
जनाब फिर हम आ गए रूम में और उसके बाद फिर लोगों का आना जाना शुरू हो गया और मुझे वही सदका खैरात और दुआएं और बहुत कुछ के जी महारू जबीन जो है बच के निकल आई हैं। और उसके बाद लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्रैजिक पार्ट है, लेकिन चलें छोड़ें, बहुत ट्रैजिक बात हो गई है। पार्ट 4 के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इससे आगे क्या हुआ। और जो अहम तरीन बात आपसे करने की है वो ये कि इस वक्त जो भी लोग कैंसर से गुजर रहे हैं वो एक बात समझ लें कि मेरी ये स्टोरी जो है ना, ये उस वक्त की है। मैं 2008 की बात कर रही हूँ। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, अब ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस हो गए हैं, अब सर्जरीज बहुत एडवांस हो गई हैं, कीमोथेरेपी में भी बहुत डिफरेंस आ गया है, अब ओरल थेरेपी से आप सही हो सकते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस बताने का मकसद ये है कि जो इस वक्त अपना इलाज करा रहे हैं वो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी में उनको इस तरह की अगर बीमारी हुई है तो वो इससे जल्दी रिकवर कर पाएंगे। हम जिस वक्त की मैंने जिस वक्त ये सब कुछ गुजारा है उस वक्त इतना सुनने में नहीं आता था कैंसर, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड थे और जाहिर सी बात है लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत डिफरेंट थे। एक और वीडियो करूँगी मैं लोगों के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी है, कंप्लेंट्स भी हैं, आप तक पहुँचानी है मुझे, वो मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती। एक तो मैंने आपसे कहा है मुझे बोलने का बहुत शौक है, तो मैं बोलती जाऊँगी तो पार्ट 4 पार्ट 5 भी यहीं निकल जाएगा, तो ये मैं नहीं करना चाहती। पार्ट 4 में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। मेरी तबीयत आज भी थोड़ी ठीक नहीं है, एलर्जी है, गले से आवाज़ ठीक तरह मेरी नहीं निकल रही है, मोटी आपको फील हो रही होगी, थोड़ी सी भारी आवाज़ हो रही है, लेकिन फिर भी गाने से तो हमने अपना वीडियो को एंड करना ही करना है। तो अब गाना सोचा जाए कि गाना कौन सा गाया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी गाने से मैंने स्टार्ट किया था, तो अब एंड भी हम पाकिस्तानी गाने से करेंगे। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे आवाज़ ठीक होने के बाद, पूरा गाना सुनाऊंगी आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।